सोमनाथ सर्किट हाउस का लोकार्पण भी हो रहा है। मैं इस महत्वपूर्ण अवसर पर गुजरात सरकार को, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट को और आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, ये जब सर्किट हाउस की कमी, एक है अतिथि गृह वो भी दूर, तो बाहर से आने वालों को ठहराने के लिए मंदिर ट्रस्ट पर ही काफी दबाव रहता था। अब ये सर्किट हाउस बनने के बाद, एक स्वतंत्र व्यवस्था बनने के बाद, और वो भी मंदिर के से कोई ज्यादा दूर नहीं है, और उसके कारण मंदिर पर जो दबाव रहता था वो भी कम हो गया। अब वो अपने मंदिर के काम में ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। मुझे बताया गया है कि इस भवन को इस तरह बनाया गया है, यहां रुकने वाले व्यक्तियों को सी व्यू मिले, समुद्र दर्शन होते रहे। यानी लोग जब यहां शांति से अपने कमरे में बैठेंगे तो उन्हें समुद्र की लहरें भी दिखेगी और सोमनाथ का शिखर भी नजर आएगा। समंदर की लहरों में, सोमनाथ के शिखर में उन्हें समय के थपेड़ों को चीरकर गौरवान्वित खड़ी भारत की चेतना भी दिखाई देगी। इन बढ़ती हुई सुविधाओं की वजह से भविष्य में दीव हो, गीर हो, द्वारिका हो, बेट द्वारिका हो, इस पूरे क्षेत्र में जो भी यात्री आएंगे, सोमनाथ एक प्रकार से इस पूरे टूरिज्म सेक्टर के क्षेत्र का एक सेंटर पॉइंट बन जाएगा, एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्र बन जाएगा। साथियों, जब हम अपनी सभ्यता की चुनौतियों से भरी यात्रा पर नजर डालते हैं तो अंदाज होता है कि भारत सैकड़ों वर्षों की गुलामी में किन हालातों से गुजरा है। जिन परिस्थितियों में सोमनाथ मंदिर को तबाह किया गया और फिर जिन परिस्थितियों में सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, वो दोनों ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। आज आजादी के अमृत महोत्सव में हम देश के अतीत से जो सीखना चाहते हैं, सोमनाथ जैसे आस्था और संस्कृति के स्थल उसके अहम केंद्र हैं। साथियों, अलग अलग राज्यों से, देश और दुनिया के अलग अलग कोनों से सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने हर साल करीब करीब 1 करोड़ श्रद्धालु आते हैं। ये श्रद्धालु जब यहां से वापस जाते हैं तो अपने साथ कई नए अनुभव, कई नए विचार, एक नई सोच लेकर के जाते हैं। इसलिए एक यात्रा जितनी महत्वपूर्ण होती है, उतना ही महत्वपूर्ण उसका अनुभव भी होता है। तीर्थ यात्रा में तो खासकर हमारी इच्छा होती है कि हमारा मन भगवान में ही लगा रहे। यात्रा से जुड़ी अन्य परेशानियों में हमें जूझना न पड़े, उलझना न पड़े। सरकार और संस्थाओं के प्रयासों ने कैसे कई तीर्थों को संवारा है। सोमनाथ मंदिर इसका भी जीवंत उदाहरण है। आज यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रुकने की अच्छी व्यवस्था हो रही है।
सड़कों और ट्रांसपोर्ट की सुविधा बढ़ रही है। यहां बेहतर प्रोमेनाड विकसित किया गया है, पार्किंग सुविधा बनाई गई है, टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया है, साफ सफाई के लिए वेस्ट मैनेजमेंट की आधुनिक व्यवस्था भी की गई है। एक शानदार पिलग्रिम प्लाजा और कॉम्प्लेक्स का प्रस्ताव भी अपने अंतिम चरणों में है। हम जानते हैं, अभी हमारे पूर्णेश भाई उसका वर्णन भी कर रहे थे, मां अंबाजी मंदिर में भी इसी तरह के विकास और यात्री सुविधाओं के निर्माण के लिए विचार चल रहा है। द्वारकाधीश मंदिर, रुक्मणी मंदिर, गोमती घाट समेत और भी ऐसे कितने ही विकास कार्यों को ऑलरेडी हम लोगों ने पूर्ण कर लिया है। ये यात्रियों को सुविधा भी दे रहे हैं और गुजरात की सांस्कृतिक पहचान भी मजबूत कर रहे हैं। मैं इस उपलब्धियों के बीच गुजरात के सभी धार्मिक और सामाजिक संगठनों को भी इस अवसर पर जरूर साधुवाद देता हूं, उनकी बधाई देता हूं। आपके द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर भी जिस तरह विकास और सेवा के काम सतत किए जा रहे हैं, वो सब कुछ मेरी दृष्टि से तो सबका प्रयास, इस सबका प्रयास की भावना के उत्तम उदाहरण है। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट ने कोरोना की मुश्किलों के बीच जिस तरह यात्रियों की देखभाल की, समाज की जिम्मेदारी उठाई, उसमें जीव ही शिव, ये जीव ही शिव के हमारे विचार के दर्शन होते हैं। साथियों, हम दुनिया के कई देशों के बारे में सुनते हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था में पर्यटन का योगदान कितना बड़ा है, इसको बहुत प्रमुखता से दर्शाया जाता है। हमारे यहां तो हर राज्य में, हर क्षेत्र में, दुनिया के देशों में, एक एक देश में जितनी ताकत है उतनी हमारे एक एक राज्य में है। ऐसी अनंत संभावनाएं हैं। आप किसी भी राज्य का नाम लीजिए, सबसे पहले मन में क्या आता है? गुजरात का नाम लेंगे तो सोमनाथ, द्वारिका, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, धौलावीरा, कच्छ का रण, ऐसे अद्भुत स्थान मन में उभर आते हैं। यूपी का नाम लेंगे तो अयोध्या, मथुरा, काशी, प्रयाग, कुशीनगर, विंध्याचल जैसे अनेकों नाम एक प्रकार से अपने मानस छवि पे छा जाते हैं। सामान्य जन का हमेशा मन करता है कि इन सब जगहों पर जाने को मिले। उत्तराखंड तो देवभूमि ही है। बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी वहीं पर है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो मां ज्वाला देवी वहीं है, मां नैना देवी वहीं है। पूरा पूर्वोत्तर देवी और प्राकृतिक आभा से परिपूर्ण है। इसी तरह रामेश्वरम जाने के लिए तमिलनाडु, पुरी जाने के लिए ओडिशा, तिरुपति बालाजी दर्शन के लिए आंध्र प्रदेश, सिद्धि विनायक जी के लिए महाराष्ट्र, सबरीमाला के लिए केरला का नाम आता है। आप जिस किसी भी राज्य का नाम लेंगे, तीर्थाटन और पर्यटन के एक साथ कई केंद्र हमारे मन में आ जाएंगे। ये स्थान हमारी राष्ट्रीय एकता का, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन स्थलों की यात्रा राष्ट्रीय एकता को बढ़ाती है। आज देश इन जगहों को समृद्धि के एक मजबूत स्रोत के रूप में भी देख रहा है। इनके विकास से हम एक बड़े क्षेत्र के विकास को गति दे सकते हैं।
साथियों, पिछले 7 सालों में देश ने पर्यटन की संभावनाओं को साकार करने के लिए लगातार काम किया है। पर्यटन केंद्रों का ये विकास आज केवल सरकारी योजना का हिस्सा भर नहीं है, बल्कि जन भागीदारी का एक अभियान है। देश की हेरिटेज साइट्स, हमारी सांस्कृतिक विरासतों का विकास इसका बड़ा उदाहरण है। पहले जो हेरिटेज साइट्स उपेक्षित पड़ी रहती थी, उन्हें अब सबके प्रयास से विकसित किया जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर भी इसमें सहयोग के लिए आगे आया है। इनक्रेडिबल इंडिया और देखो अपना देश जैसे अभियान आज देश के गौरव को दुनिया के सामने रख रहे हैं, पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं। स्वदेश दर्शन योजना के तहत देश में 15 थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट भी विकसित किए जा रहे हैं। ये सर्किट न केवल देश के अलग अलग हिस्सों को अपने में जोड़ते हैं, आपस में जोड़ते हैं, बल्कि पर्यटन को नई पहचान देकर सुगम भी बनाते हैं। रामायण सर्किट के लिए उसके जरिए कांग्रेस मैनिफेस्टो पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस 20 लाख नौकरियों की गारंटी देगी। 20 लाख में से 8 लाख नौकरियां महिलाओं के लिए। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 1.5 लाख पद भरे जाएंगे। स्टार्टअप के लिए 5 करोड़ रुपए का सीड स्टार्टअप फंड, जिसमें 30 साल से कम उम्र के उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी। बेसिक शिक्षा में 1 लाख प्रधानाध्यापक की कमी को भी पूरा कर दिया जाएगा। कांग्रेस नौकरियों की गारंटी दे रही है अपने घोषणा पत्र में। 20 लाख नौकरियों की गारंटी। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं। मैनिफेस्टो में इन बड़ी बातों को शामिल किया जा सकता है। कांग्रेस नौकरियों की गारंटी दे सकती है। 20 लाख नौकरियों की गारंटी देगी कांग्रेस। इसमें तमाम पद शामिल होंगे। 8 लाख पद महिलाओं के लिए। 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आज युवा घोषणा पत्र जारी कर रही है। जो थीम आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है मेरा जॉब मुझे मिलेगा। इस तरह का थीम है। और जो मुख्य अगर मांग की बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा गया कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को जो रिक्त हैं 1.5 लाख पद वो भरे जाएं। इस तरह की जो मुख्य मांग है वो घोषणा पत्र रहेगी। इसमें कहा जाता है कि कांग्रेस सरकार 20 लाख सरकारी नौकरियों की गारंटी होगी, जिनमें से 8 लाख पद महिलाओं के लिए होंगे। सबसे अहम बात अगर आप देखें तो महिलाओं पर ज़्यादा फोकस रहा है प्रियंका गांधी का। जिस तरह से 2 अभी जो लिस्ट आई थी उम्मीदवारों की, उस लिस्ट में 40% महिलाओं को ही टिकट दिया गया। तो वो एक तरफ से दर्शाता है कि युवाओं पे फोकस है, महिलाओं पे फोकस है। करीब 12 बजे का कार्यक्रम है। 12 बजे से करीब उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस का युवा घोषणा पत्र, जिसमें जो नाम दिया गया है, नाम है भर्ती विधान युवा घोषणा पत्र। इस नाम से ये घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। जो महासचिव हैं कांग्रेस के महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश के प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों मौजूद रहेंगे और दोनों उत्तर प्रदेश के लिए युवा घोषणा पत्र जारी करेंगे। और जिस तरह से जो फोकस रहा है महिलाओं को लेकर भी एक स्लोगन दिया गया था कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसी के तर्ज पे विधानसभा चुनाव के लिए जो लिस्ट जारी है उसमें 40% महिलाओं को टिकट दिया गया। इसी के तहत करीब 12 बजे कांग्रेस आज उत्तर प्रदेश के लिए युवा घोषणा पत्र जारी कर रही है। वीडियो सोनू के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। एक बात तो साफ हो गई है कि अखिलेश यादव इस बार यूपी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि लगातार विपक्ष अखिलेश पर चुनाव से भागने का आरोप लगा रहा था, जिसके बाद अखिलेश ने चुनावी मैदान में आने का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने इस पर मोहर लगा दी है। अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इससे पहले अखिलेश के आजमगढ़ से चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन गुरुवार को अखिलेश के चुनाव लड़ने को लेकर एसपी ने स्थिति साफ कर दी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव जी के विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आजमगढ़, कन्नौज, मैनपुरी से लेकर के अलग अलग सभी जिलों में कार्यकर्ताओं की बड़े स्तर पर मांग रही है। इसको देखते हुए माननीय अखिलेश यादव जी मैनपुरी के करहल विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे।
विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव की सीट तय होने के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी को चुनाव लड़ने का हक है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी इतना बड़ा चेहरा है कि जिस विधानसभा से वो चुनाव लड़ना जाएंगे या जिस विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे, वो विधानसभा की जनता भी सौभाग्यशाली होगी कि एक ऐसा विजनरी मुख्यमंत्री जिसकी सोच की पूरी दुनिया कायल है। आज नाम अखिलेश यादव जी, जिनके जैसा व्यक्तित्व, उनकी जैसी मानसिकता, उनकी जैसी कार्यशैली का नेता पूरे उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। वैसे अखिलेश यादव ने यह दावा किया था कि वो योगी आदित्यनाथ से पहले चुनाव लड़ेंगे, यानी कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके लिए मतदान छठे चरण में होगा। और अखिलेश यादव मैनपुरी की जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, दरअसल उस सीट पर चुनाव तीसरे चरण में होगा। इसलिए योगी आदित्यनाथ से पहले अखिलेश यादव का जनता चुनाव करेगी। लेकिन सवाल यह है कि करहल सीट को अखिलेश यादव ने क्यों चुना। चलिए समझते हैं कि 1980 कांग्रेस को पहली बार यहां से जीत मिली थी। अब तक 7 बार समाजवादी पार्टी यहां से जीत चुकी है। सोबरन सिंह यादव एसपी से एमएलए रहे हैं 2007 से लेकर 1957 में पहली बार यहां पर चुनाव हुआ था इस सीट पर। 1980 में कांग्रेस को पहली बार यहां पर जीत मिली थी। करहल सीट का ये समीकरण आपको बता रहे हैं, इस सीट को चुनने के पीछे की वजह आपको बता रहे हैं। 2007 से लेकर अब देखिए 1957 में पहली बार इस सीट पर चुनाव हुआ था। करहल का ये सियासी गुणा गणित आपको समझा रहे हैं। 1980 में कांग्रेस को पहली बार इस सीट से जीत मिली थी। वैसे अखिलेश यादव ने जिस सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया है, उसको चुनने के पीछे एक वजह यह भी है, क्योंकि इस पर देखिए 1957 में पहली बार चुनाव लड़ा गया था। समाजवादी पार्टी की पकड़ इस सीट पर बहुत है। मुलायम सिंह यादव की कर्मस्थली ये रही है। सफाई से 4 किलोमीटर दूर है ये। यादव वोट यहाँ पर सबसे ज्यादा है, इसीलिए इस सीट को चुना गया है। इसको समाजवादी पार्टी की घर की सीट भी माना जाता है। मुलायम सिंह यादव की ये कर्मस्थली है और अब मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव इस सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। सफाई से 4 किलोमीटर दूर ये जगह है। इस पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। अखिलेश यादव चुनावी मैदान में आ गए हैं तो बीजेपी ने नया दांव चल दिया है कि श्री अखिलेश यादव जी कहते थे हमने विकास किया है। जहां विकास सबसे ज्यादा किया है, मैंने कहा वहां से अगर हिम्मत है तो चुनाव लड़ो। उन्होंने चुनाव लड़ने का मतलब साहस दिखाया। ये मुझे मतलब बहुत एक अलग प्रकार से लगा है कि हाँ उन्होंने साहस दिखाया। लेकिन कहाँ गए? मैनपुरी गए। उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी चुनाव लड़ने की। अब वो चुनाव लड़ने के लिए गए हैं। मुझे लगता है कि इतनी करारी टक्कर वहाँ भारतीय जनता पार्टी देगी कि श्री अखिलेश यादव जी को समझ में आएगा साइकिल कैसे चलाए। तभी मैंने आपसे कहा कई बार कि भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार में रही, ये हर चीज बेच रही है और एक दिन हो सकता है सरकार को ही आउटसोर्स कर दें। ये लोग जाने वाले लोग हैं। ये स्टूल लेकर के रहे, पूरे अपने कार्यकाल 4.5 साल निकाल दिया। 4.5 साल अपमानित हो रहे डिप्टी सीएम, अपमानित हो रहे। अपमानित होने वालों का कोई जवाब नहीं देंगे। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।